प्रेग्नेंट खातून को देखें जो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोक के अंदर एक्सपोज्ड हैं और वो बाहर जाती हैं, उनके असरात सिर्फ उनकी अपनी बॉडी तक महदूद नहीं है कि नई जान जो कि पल रही है उनके पास तो जो बच्चा पैदा होना है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Really? जी बिल्कुल, जो कि ये बच्चे पैदा होते वक्त काफ़ी डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो सके। जो है हराम मगज़ जो स्पाइनल कॉलम है उसकी मेल फॉर्मेशन होती है बच्चों की। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं उनकी कमर के पीछे एक आउट पाउचिंग होती है, उसके अलावा एक एनएन्सेफेली एक डिजीज़ है, डिफेक्ट है, जिसके अंदर बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। उनके बच्चों की जो ग्रोथ होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो वेट गेन होना चाहिए बच्चे का, वो नहीं होता। तो बच्चे लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं। समटाइम्स वो अपनी प्री टर्म होते हैं, लाइक जिस ड्यूरेशन पे पैदा होना चाहिए आइडियली, जब वो बच्चा फुली डेवलप्ड होता है उससे पहले वो दुनिया में आ जाते हैं। स्मोक से डेफिनेटली मदर्स तो बचें ताकि बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स का और लो बर्थ वेट होने का चांस कम हो। स्मोक की वजह से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, तो वहीं से बात शुरू करते हैं। क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये जिक्र कर रहा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इससे अफेक्टेड हैं। उसी के अंदर अगर हम प्रेग्नेंट खातून को देखें जो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोक के अंदर एक्सपोज्ड हैं और वो बाहर जाती हैं, उनके असरात सिर्फ उनकी अपनी बॉडी तक महदूद नहीं है। उनके असरात उनके अपने लंग्स या कान या गले तक महदूद नहीं है। वो जो कि एक नई जान जो कि पल रही है उनके पास तो जो बच्चा पैदा होना है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Really? जी बिल्कुल, जो कि ये बच्चे पैदा होते वक्त काफ़ी डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो सकते हैं, जिसके अंदर एक स्पाइना बाइफिडा है जो कि एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो कि इनके अंदर क्या होता है? ये इस तरह से होता है कि जो है हराम मगज़ जो स्पाइनल कॉलम है उसकी मेल फॉर्मेशन होती है बच्चों की। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं उनकी कमर के पीछे एक आउट पाउचिंग होती है, जिसके अंदर आप कह लें कि जो हराम मगज़ है स्पाइनल कॉलम है उसकी मेल फॉर्मेशन नज़र आती है विजिबल। कुछ लोगों ने देखी होगी, वो इस बात को जानते होंगे। उसके अलावा एक एनएन्सेफेली एक डिजीज़ है, डिफेक्ट है, जिसके अंदर बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, पूरे तौर पे ग्रो नहीं कर पाता। या तो उसका आधा हिस्सा ग्रो करता है या वो पूरे तरीके से भी एब्सेंट हो सकता है। और वो बच्चे जो हैं अमूमन अगर बच जाएं तो वो सारी ज़िंदगी मेंटल रिटार्डेशन का शिकार रहते हैं, और अगर दिमाग का ज़्यादा हिस्सा ग्रो ना करें तो वो वफात पा जाते हैं बच्चे। तो ये सब चीज़ें भी इसके साथ एसोसिएटेड है। बाकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट मज़ीद इसमें ऐड करेंगी कि बच्चों के आगे इसमें क्या स्मोक का आता है। जी, जैसे सर ने मेंशन किया है कि बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो तो नो डाउट बहुत कॉमन है। लेकिन एक और बड़ी कॉमन चीज़ है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन स्मोक से एंड एयर पोल्यूशन से कांटेक्ट में आती हैं, उनके बच्चों की जो ग्रोथ होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो वेट गेन होना चाहिए बच्चे का, वो नहीं होता। तो बच्चे लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं। समटाइम्स वो अपनी प्री टर्म होते हैं, लाइक जिस ड्यूरेशन पे पैदा होना चाहिए आइडियली, जब वो बच्चा फुली डेवलप्ड होता है उससे पहले वो दुनिया में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में फिर ये होता है कि इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है वो बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद उनका वेट नॉर्मल करना, आपको पता है ना कि एक इंडिकेशन है कि अगर किसी बच्चे का वेट अच्छा नहीं है तो उसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली वीक है, वो मेंटली भी वीक है। क्या एक हेल्दी वेट का बच्चा होता है, कितना जब वो पैदा होता है? जी नॉर्मली 6 to 8 पाउंड्स। जी हम यहाँ पे यूजुअली केजीज में मेजर करते हैं, तो 2.5 to 3.5 kgs, दैट्स कंसिडर्ड एज नॉर्मल बर्थ वेट। तकरीबन वही जो मैं कह रहा हूँ तकरीबन। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि स्मोक से डेफिनेटली मदर्स तो बचें ताकि बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स का और लो बर्थ वेट होने का चांस कम हो। लेकिन उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग इज़ समथिंग जो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन इन आवर कंट्री बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत उसका रेट कम है। और इन एवरी क्लास, मतलब वी कांट से कि भाई किस क्लास की वुमन कराती है, नहीं, इन एवरी क्लास वी हैव सीन दैट। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप स्ट्रिक्टली अपने बच्चे को 2 साल तक कराएं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और फिर इन द फ्यूचर डिफरेंट डिजीजेस, इवन स्मोक एंड एवरीथिंग, उससे बच्चा फाइट बेहतर तरीके से कर सकेगा। इसके अलावा जैसे भी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बच्चों की डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है। बच्चों में जैसे अल्जाइमर्स का आपने जिक्र किया, अल्जाइमर्स तो एडल्ट्स में डेवलप हो जाता है ना, लेकिन बच्चों की मेमोरी डेवलप होनी होती है,
उनका नहीं, आप जो brain बता रही development हैं हो रही इट्स होती इट्स है, ये वेरी बहुत affect होता डेंजरस, है। वेरी वेरी Exactly. डेंजरस। मुझे बताइए कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो क्या ऐसा खाना या फूड इस्तेमाल करती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या ऐसी कर सकती हैं जिससे बच्चे को प्रॉपर फूड भी मिलता रहे, अगर वो स्मॉग में एक्सपोज भी हो रही हैं जाके, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो रही हैं, तो कम से कम उनको यहाँ से तो कुछ फ़ायदा हो। बेसिकली जब भी वुमेन कंसेप्शन में आती है उस डे फर्स्ट हो या जब उसको पता है कि आइदर शी गोना फर्टिलाइज, और अगर वो कंसेप्शन भी करना अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड, मुझे डॉक्टर नसीमुर रहमान हमारे एनवायरमेंटल डायरेक्टर हैं, उनसे ज़रा मैं बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सर, ठीक है? सर बिल्कुल फाइन। सर मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे स्मॉग दरअसल है क्या? थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एट दिस 11th आवर, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइएगा कि स्मॉग दरअसल है क्या और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, जब फोक बन जाती है ना धुंध, जी जी, उसके साथ जब स्मोक मिलता है तो ये एक टर्मिनोलॉजी, उसको स्मोक कहते हैं। अब दूसरा जो है कि ये इसके अवामिल क्या है और ये खत्म हो सकती है या नहीं, इसके 3 अवामिल हैं। एक तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जी, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो स्टबल बर्निंग है, जो गाड़ियों का धुआं है, जो कूड़े को हम आग लगा देते हैं, डस्ट पोल्यूशन है, ये सारी चीजें। ओके, और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे इंडियन साइड पे आग लगती है, या उनके 285 पावर प्लांट है, उनकी विंड डायरेक्शन हमारी तरफ होती है, तो जो वो के साथ हमारी तरफ आती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके, और तीसरा इसका नेचुरल फैक्टर्स है। ओके, ये आज से कुछ साल पहले नहीं हुआ करती थी स्मोक का इशू, जी बिल्कुल नहीं होता था। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। जो हमारी फोग है, ये फोग पहले दिसंबर में या जनवरी में हुआ करती थी, 20-21 दिसंबर से 10-15 जनवरी तक। ओके, वो 2016 में ट्रैवल करके ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में चली गई, वहां ओके, पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन 2017 में ये ट्रैवल करके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ गई। ओके, ये वो टाइम है जब इंडियन साइड पे और पाकिस्तान साइड पे बाकी के साथ में तो पूरा साथ होती है, गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह वगैरह, भट्टे वगैरह। हाँ, लेकिन ये वो टाइम होता है जब 25 या 26 अक्टूबर से लेकर 15-20 नवंबर तक स्टबल बर्निंग दोनों साइडों पे अरूज पे होती है, ओके, इंडियन साइड पे भी और हमारी साइड पे भी। ओके, और क्योंकि धुंध पीछे ट्रैवल करके आ गई, तो उस वजह से फिर ये एक प्रॉब्लम आ गया कि आंखों में इसकी निशानी होती है, जिस दिन स्मोक गोज़ इन, आप आंखों में चुभन सी होती है आप, और एक आंसू से निकलते हैं आंखों से, और इस तरह। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, हाँ, अगर स्मोक ना भी हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ड्यू टू ये जो धुआं निकलता है आपका, एक खेत में जब धुआं आग लगती है तो पूरे बादल सा होता है, कभी आप गर्म करें मोटरवे के साथ, कभी कहीं पे भी, तो एक बादल सा आसमान पे होता है। तो जब हजारों एकड़ के ऊपर, लाखों एकड़ के ऊपर ये आग लग जाती है, तो इसका एक बहुत बड़ा